आपको सालार्पण पर कार्मिक का प्रपत्र 10 भरना बता रहे हैं। उसी के साथ में जो प्रपत्र भरने में समस्याएं आ रही हैं, उन सभी समस्याओं के पूर्ण रूप से सॉल्यूशन के साथ आज हम आपको प्रपत्र 10 भरना बता रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको विद्यालय के सालार्पण आईडी से सालार्पण में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें सबसे पहले आपको जाना है स्टाफ विंडो पे। स्टाफ पे जाने के बाद में ये फॉर्म नंबर 10 यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही आपके सभी कार्मिकों की ये लिस्ट आ गई है। इसमें जिस भी कार्मिक का आपको प्रपत्र 10 भरना है उसके यहाँ पे जाके क्लिक करना है। क्लिक करते ही वो कार्मिक की सारी डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको कार्मिक की डिटेल फिल करना स्टार्ट करना है। तो चलिए, ये कार्मिक का नाम, ये एम्प्लॉय आईडी आ गई है उनकी। इन चीज़ों में अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप यहाँ से क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं। अगर कोई भी सूचना सही रूप से नहीं भरी गई है तो आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में कार्मिक की जन्म तिथि आ गई। कार्मिक का वर्तमान मूल पद नाम आ गया। यहाँ से जो भी आपके लागू होता है वो चेंज कर सकते हैं। मूल विषय लेवल 1 थर्ड ग्रेड लेवल 1 के लिए कोई भी सब्जेक्ट लागू नहीं होता है। इसके अलावा अगर लेवल सेकंड या फिर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड है तो उसके लिए यहाँ से सब्जेक्ट 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको कार्मिक का वर्तमान पदस्थापन यानी विद्यालय में आपकी पोस्टिंग है या किसी ऑफिस में आपकी पोस्टिंग है तो वो आपको यहाँ से विद्यालय या कार्यालय सेलेक्ट कर लेना है। अगर विद्यालय में तो विद्यालय। अब इसके बाद में है कि कार्मिक का वर्तमान विद्यालय या कार्यालय में पदस्थापन का प्रकार पूछ रहा है। तो ये आपको है कि नियमित रूप से पदस्थापित हो, सीधी भर्ती द्वारा, जो भी आपकी अनुकंपा नियुक्ति स्टाम्पिंग पैटर्न के अनुसार, अगर आपका स्थानांतरण द्वारा हुआ है या समायोजन द्वारा हुआ है, जो भी आपके लागू होता है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ से ब्लॉक आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपके ब्लॉक लागू होता है वो आपको यहाँ से ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ से ग्राम पंचायत की आपकी से लिस्ट आ जाएगी। वो ग्राम पंचायत आपको यहाँ से सर्च कर लेनी है। इसके बाद में विद्यालय का नाम, ये देखिए जहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है, जिस भी सूचना के आगे स्टार मार्क लगा हुआ है, स्टार मार्क जो लगा है वो सूचना को भरनी जरूरी है। अगर ये सूचना भरेंगे नहीं तो आपका ये फॉर्म पूरी तरह से भरा नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ से जैसे ही आप ग्राम पंचायत यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आपकी, तो आपके विद्यालय का जो ग्राम पंचायत के तहत जो भी विद्यालय है वो आपके विद्यालय यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये देखिए, ये विद्यालय यहाँ से यहाँ से आपको ग्राम या वार्ड सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में विद्यालय आएगा, वो सिलेक्ट कर लेना है। इसमें जैसे विद्यालय को आप सिलेक्ट करेंगे, इसमें आपके विद्यालय की जो सालार्पण आईडी जिससे आप लॉगिन हुए वो आईडी भी आ जाएगी और आपके विद्यालय का डाइस कोड दोनों आ जाएंगी। तो आपको आसानी रहेगी, ढूंढने में कोई समस्या नहीं आएगी। इसके बाद में कार्मिक का मोबाइल नंबर यहाँ से डाल देना है, फिल कर देना है। इसके बाद में कार्मिक का आधार नंबर, देखो स्टार मार्क लगा हुआ आधार नंबर, तो ये सूचनाएं भरना बहुत जरूरी है। इनके बिना आपका जो प्रपत्र 10 है ये भरा नहीं जाएगा। इसके बाद में है कि वर्तमान पद पर इस विद्यालय या कार्यालय में कार्य करने की तिथि, यानी वर्तमान पद अभी जिस पोस्ट पर आप पोस्टिंग है और जिस विद्यालय में अभी कहीं से मान लो ट्रांसफर होके आए हो, लेकिन इस विद्यालय में जिस दिन आपने ज्वाइन किया ना वो दिनांक आपको यहाँ पे फिल करनी है, उसकी सूचना आपको यहाँ पे भरनी है। इसके बाद में है वर्तमान पद पर इस जिले में प्रथम कार्य ग्रहण तिथि, यानी वर्तमान पद पर आप
इससे पहले किसी और ज़िले में आपकी पोस्टिंग थी, लेकिन वर्तमान में आप जिस ज़िले में पोस्टिंग है उस दिन की कार्यग्रहण तिथि आपको यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद में वर्तमान पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि, वर्तमान पद जिस पद पर आपकी पोस्टिंग है उसकी प्रथम बार जब पोस्टिंग हुई थी, यानी जैसे पहले किसी और जिले में थे अभी किसी और जिले में, उससे पहली बार आप इस डिपार्टमेंट के अंदर इस पद पर नियुक्ति हुई थी वो दिनांक आपको यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद में है कि कार्मिक की राजकीय सेवा में आने की प्रथम कार्यग्रहण तिथि। यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि हम इससे पहले किसी और डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे थे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और वहाँ से अपने रिजाइन करके इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है, यानी आपने पहली बार किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, यानी पहली बार जब आप सरकारी सेवा में आए थे वो दिनांक आपको यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद में है कि कार्मिक की प्रारंभिक शिक्षा विभाग में प्रथम कार्यग्रहण तिथि, यानी प्राइमरी एजुकेशन के अंदर जब आप पहली बार आए हो वो कार्यग्रहण तिथि आपको यहाँ पे फिल करनी। ये सारी सूचनाएं स्टार मार्क जो लगी हुई है वो सूचना आपको भरना बहुत जरूरी है, उसके बिना आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ये सारी सूचनाएं अपडेट करने के बाद आप यहाँ पे सत्यापित पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सत्यापित पे क्लिक किया यानी हमने सारी सूचनाएं सही भरी हैं, हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको देखो एसआई नंबर जनरेट होता है। अगर एसआई नंबर कार्मिक को मिल गया है तो आप यहाँ से सूचना भर सकते हैं, वरना यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा, नहीं भी भरेंगे तो आपका फॉर्म भर जाएगा। इसके बाद में जीपीएफ नंबर, इसके बाद में आपका प्राण नंबर, जो भी प्राण नंबर आया वो आप प्राण नंबर यहाँ से फिल कर दीजिए। इसके बाद में एनपीएस नंबर, कार्मिक का एनपीएस नंबर जनरेट होता है, वो आपको मिल गया है तो वो सूचनाएं भर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका फॉर्म भर जाएगा। ये स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। इसके बाद में पैन कार्ड नंबर, यहाँ स्टार मार्क लगा हुआ है, यानी पैन कार्ड की सूचना आपको भरना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में पासपोर्ट नंबर, अगर आपके पास पासपोर्ट है और उसका नंबर है तो फिल कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है क्योंकि ये सूचना स्टार मार्क नहीं लगी है। इसके बाद में जन आधार की सूचना मांगी है, हो तो आप भर सकते हैं। इसके बाद में ब्लड ग्रुप आपका जो भी, अगर आपको पता है आपका ब्लड ग्रुप तो आप यहाँ से वो सूचना भर सकते हैं। उसके बाद में आपको लिंग मेल फीमेल है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में कैटेगरी आपकी जाति SC ST OBC जनरल जो भी SCBC है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपका रिलीजन यानी धर्म आपका हिंदू मुस्लिम जो भी आपका है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सूचना अपने पिता या अभिभावक जो भी हैं उनका नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपके माता जी का नाम स्टार मार्क लगा हुआ है तो आपको सूचना भरनी ही भरनी है। नेक्स्ट, आप मैरिड हो या अनमेरिड हो, अनमेरिड हो तो सिंगल, मैरिड या विधवा या डाइवोर्स जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मैरिड है, जैसे हम यहाँ से मैरिड को सिलेक्ट करते हैं तो ये जो पति पत्नी या हस्बैंड वाला जो कॉलम है ये हाईलाइट हो जाएगा। जैसे मैरिड होती है ये देखिए अपडेट हो जाती है सूचना, और आपको यहाँ से पति है तो पत्नी का नाम आपको यहाँ से फिल करना है, और पत्नी है तो पति का नाम। इसके बाद में जैसे ही आप मैरिड वाला ऑप्शन ओके करते हैं, मैरिड करते हैं, यहाँ से उस हस्बैंड या वाइफ का नाम आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ सूचना आगे और भरनी है कि पति या पत्नी राजकीय सेवा में है तो सेवा का प्रकार चयन करें। जैसे ही हम यहाँ से मैरिड सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पति या पत्नी का नाम जो भी यहाँ से फिल करते हैं, उसके बाद राजकीय सेवा में है, जिस भी डिपार्टमेंट में आपके पति या पत्नी दोनों में से कोई सर्विस कर रहा है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में पति या पत्नी जो भी आपके सर्विस में है उनकी एम्प्लॉय आईडी आपको यहाँ से फिल करनी है। नेक्स्ट जैसे करेंगे विशेष योग्य यानी दिव्यांग है तो उसके लिए आपको उचित श्रेणी का सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, लोकोमेटिक डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि
शारीरिक असक्षमता, इसके अलावा जो भी आपके लागू होता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैरिड है तो आपके बच्चों की सूचना आपको यहाँ से भरनी होगी। यानी 1/6/2002 से पहले कितने बच्चे थे आपके और 1/6/2002 के बाद में कितने बच्चे हैं, वो सूचना आपको यहाँ से फिल करनी है। इसके बाद में कार्मिक का स्थायी पता, जहाँ आपका जन्म स्थान है, वो सूचना आपको यहाँ से भरनी है। कार्मिक की ईमेल आईडी यहाँ से आपको अपडेट कर देनी है। इसके अलावा आपका जिला कौन सा है, राजस्थान या राजस्थान के बाहर से हैं तो राजस्थान से है तो राजस्थान सेलेक्ट कर लेना है। अगर बाहर से है तो राजस्थान के अलावा का सिलेक्ट कर लेंगे। कार्मिक का जिला सिलेक्ट कर लेंगे, वहाँ का पिन कोड सिलेक्ट कर लेंगे, अपने लोकल जहाँ का अपना मूल निवास है वहाँ का पिन कोड नंबर। इसके बाद में अगर कार्मिक का गृह जिला और अपना मूल निवास स्थान पे रह रहे हैं और पोस्टिंग भी वहीं है, उसके आसपास है, लेकिन अपने घर पे ही रहते हैं, आफ्टर ड्यूटी खत्म होने के बाद में अपने घर ही आते हैं, तो आप यहाँ से सेम एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों समान है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये ऑटोमेटिक उसी को सिलेक्ट कर लेगा। उसमें नेक्स्ट सूचना आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, ये इसको सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपका दोनों एड्रेस अलग अलग है तो इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, और अभी जहाँ आपकी पोस्टिंग है और जहाँ का आप रह रहे हैं वो सूचना आपको यहाँ पे फिल करनी है। कार्मिक का वर्तमान निवास का पता आपको यहाँ से सिलेक्ट यानी फिल, उसकी सूचना आपको यहाँ से भरनी है। यहाँ से फिर जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ की सूचना आपको यहाँ से पिन कोड नंबर सहित भर देना है। इसके बाद में कार्मिक अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, विशेष शिक्षा पर कार्यरत है, यानी स्पेशल एजुकेशन के अंदर जो स्पेशल बीएड या स्पेशल एसटीसी होती है, उसके बाद में आपको स्पेशल एजुकेशन के अंदर इसका जो स्पेशल एसटीसी बीएड जहाँ से करते हैं उसका रजिस्ट्रेशन आरसीआई करती है जो सभी का। तो आरसीआई रजिस्ट्रेशन एक नंबर देता है और रजिस्ट्रेशन का दिनांक के साथ वो नंबर आपको यहाँ से फिल कर देना है अगर आप स्पेशल बीएड या स्पेशल एसटीसी के साथ में इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है। तो इसके बाद में शिक्षक सम्मान प्राप्त, शिक्षक दिवस पर आपको कोई भी सम्मान मिला है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिवीजन लेवल पर, स्टेट लेवल पर या नेशनल या ब्लॉक लेवल या फिर अदर किसी लेवल पे आपको मिला है तो उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं मिला है तो नन पे क्लिक करना है। अगर कोई भी मिली है आपको तो जैसे अपन सिलेक्ट करेंगे तो उसकी सूचना आपको यहाँ पे फिर फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर नहीं मिला है तो कोई इसको नन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको अन्य कोई सम्मान अगर आपको मिला है तो उसको आप यहाँ से प्रशंसा पत्र या मिला है जिस भी लेवल पे मिला है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में खेल में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने किसी भी खेल के अंदर भागीदारी ली है कोई भी खेल में तो उसको आपको यहाँ से हाँ में सिलेक्ट कर लेना है। बाकायदा इसमें लिखा कि भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता, यानी जो संघ इन खेलों का आयोजन करवाते हैं उनके द्वारा अगर आपको कोई जो भारतीय ओलंपिक संघ ने बनाया हुआ है, जिन संस्थाओं को, जिन खेल संघों को मान्यता दे रखी है कि भाई ये अपने भारत में खेलों का आयोजन करवा सकते हैं, उनके द्वारा अगर आपको कोई सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है तो इसको हमें सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में प्रभारी शैक्षणिक गतिविधि, यानी आपको साथ में कोई प्रभारी किसी भी आपके विद्यालय में प्रभार दे रखा है कोई भी तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। स्काउट या गाइड का, योगा टीचर, शाला दर्शन का, शाला दर्पण, खेल कूद का, परीक्षा प्रभारी, एमडीएम, प्रार्थना स्थल कार्यक्रम या सांस्कृतिक कार्यक्रम या बाल सभा, पुस्तकालय, जो भी प्रभार आपको विद्यालय में मिला हुआ है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। एक से ज़्यादा मिले हैं तो एक से ज़्यादा भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट सूचना आपको भरनी है
2 खेल जिसमें विशेष योग्यता रखते हों शारीरिक शिक्षक के लिए अनिवार्य है। बाकायदा लिखा है कि जो पीटीआई जी होते हैं उनके लिए ये भरना बहुत ज़रूरी है, बाकी किसी और के लिए ज़रूरी नहीं है, भर भी सकते हैं और नहीं भी भर सकते हैं, आपका फॉर्म भर जाएगा। इसके बाद में ये है कि किसी भी प्रकार का न्यायिक प्रकरण अगर विचाराधीन है, आपके खिलाफ कोई भी केस चल रहा है, तो उसकी सूचना आपको यहाँ पे भरनी है। और उसकी दंडित या दंड की दिनांक, अगर कोई उसके लिए सज़ा आपने काटी हुई है या सज़ा मिली हुई है तो उसकी दिनांक आपको। इसके अलावा किसी भी प्रकार की विभागीय जांच या आपके डिपार्टमेंट में किसी भी प्रकार की आपके खिलाफ कोई जांच अभी चल रही है तो उसकी सूचना आपको यहाँ से हाँ में सिलेक्ट करके भरनी है। विभागीय जांच में दंडित हो, यानी विभाग ने जो जांच की उसमें आपको दोषी पाया गया है या नहीं पाया गया है, तो वो आपको यहाँ से भर देनी है। अगर पाए गए हो तो हाँ करने के बाद दंड की दिनांक आपको यहाँ से भर देनी है। इसके बाद में क्या आपको बीएलओ का दायित्व निर्वहन किया जा रहा है, यानी आपको बीएलओ बना रखा है, तो आप यहाँ से हाँ सेलेक्ट कर लेंगे। विधानसभा क्षेत्र जिसमें बीएलओ का दायित्व दे रखा है, तो वो विधानसभा क्षेत्र यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हाँ सेलेक्ट करेंगे यहाँ से विधानसभा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में भाग संख्या जिसके बीएलओ का दायित्व, यानी भाग संख्या आपको यहाँ से फिल करनी है जहाँ का बीएलओ आपको बना रखा है। इसके बाद में कार्मिक की ईपीआईसी क्रमांक अगर है तो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है तो सूचना भरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में ये देखिए सक्सेस टीचर पर्सनल डिटेल्स एडेड अपडेट सक्सेसफुली, ये आ जाएगा, इसको प्रोसेस्ड कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज के अंदर कार्मिक की जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं उनकी सूचना आपको भरनी है। यहाँ पे आपने पहले से जो सूचनाएं भर रखी हैं वो भरी हुई हैं, लेकिन कुछ सूचनाएं फिर से अपडेट करने की आपको यहाँ पे जरूरत है। इस तरह का आएगा। इसमें बाकायदा लिखा है कि सेकेंडरी या सेकेंडरी से नीचे की सूचना आपको नहीं भरनी, यानी 10वीं क्लास से नीचे की सूचना, यानी 8वीं की या 9वीं की जो भी है आपको नहीं भरनी है। 10वीं से आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इन चीज़ों को पढ़ लेंगे तो सब चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। इसके बाद में देखो 10वीं से नीचे की नहीं भरनी है। परीक्षा का स्तर सेकेंडरी, परीक्षा का नाम सेकेंडरी या प्रवेशिका, संस्कृत से की है तो प्रवेशिका आएगा, संस्कृत स्कूल से या संस्कृत विद्यालय से आपने किया है तो प्रवेशिका या सेकेंडरी आएगा। इसके बाद में आपको रेगुलर थे या एक्स स्टूडेंट थे या रेगुलर पास कोर्स थे, जो भी आपके प्राइवेट थे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और जिस भी बोर्ड या विश्वविद्यालय से आपने किया है वो आपको यहाँ से सूचना भर देनी है, BSR अजमेर। इसके बाद में स्टेट सेलेक्ट कर लेना, यानी राजस्थान से किया तो राजस्थान, अदर या राजस्थान के बाहर से है तो राजस्थान का अदर राजस्थान कर देना है। इसके बाद में आपको 10वीं के रोल नंबर यहाँ से फिल कर देना है। रोल नंबर फिल कर देने के बाद में इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेंगे इधर। रोल नंबर के बाद में आपकी मार्कशीट पे नीचे लिखा हुआ है उत्तीर्ण करने का दिनांक, यानी रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ था उसकी दिनांक आप मार्कशीट में लिखी है, वहीं से देख के आपको यहाँ से लिखना है। टोटल मार्क्स, यानी 10th क्लास के अंदर राजस्थान बोर्ड के अंदर 600 नंबर का पेपर होता है। इसके अलावा अगर कुछ किसी और का होता हो तो आप वहाँ से सूचनाएं भर सकते हैं। उसमें से आपने कितने अंक प्राप्त किए, जैसे ये सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट पे कॉलम में जाएंगे तो ये फिर से यहीं पे आ जाएगा। इसको आपको स्क्रॉल कर लेना है इधर ऐसे। स्क्रॉल करने के बाद 600 में से आपको कितने नंबर प्राप्त हुए वो आपको यहाँ से नंबर फिल कर देना है। ये जैसे नंबर फिल करने के बाद नेक्स्ट कॉलम में अपन जाएंगे तो ये अपडेट हो जाएगी सूचना अपने आप। ये देखिए फिर से वो वहीं पे आ गया, फिर से अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए 54% यानी 600 में से 324 आए। ये मैंने आपको करके बताया कि किस तरह से होता है, तो आप यहाँ से सूचनाएं भर सकते हैं। इसी तरह सारी सूचनाएं भरते जाना है। ये भरते जाने के बाद में आपको सेव पे क्लिक
करना है। ये चीज़ ध्यान रखो, जब तक आप ये सूचनाएं सही से नहीं भरोगे आपके जो ये सेव नहीं होएगा। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो इसके अंदर एक सबसे बढ़िया ऑप्शन मैं बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा टेक्निकल इशू यहीं पर आ रहा है कि ये सेव नहीं होता है, यानी ये सेव नहीं होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये सारी सूचनाएं भर देनी है एक साथ में, सारी सूचनाएं एक साथ फिल कर देनी है सही सही। उसके बाद में ये जो सबसे लास्ट वाली सूचना आपको भरनी नहीं है, ये जो इस पर जैसे ले जाएंगे यहाँ पे डिलीट और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा, लेकिन एडिट हो नहीं रहा है, थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है। तो यहाँ से आप लास्ट वाली सूचना को अगर गलत भर गई है या नहीं भरी है तो सबसे जो लास्ट वाली सूचना है उसको आपको डिलीट कर देना है। यस, ये डिलीट कर देने के बाद में सबसे लास्ट वाली सूचना आपकी डिलीट हो जाएगी, ये देखो। अब इसके बाद में सबसे लास्ट वाली ग्रेजुएशन वाली सूचना या कोई और सूचना है तो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। एमए की है तो ये सूचना सबसे लास्ट वाली सबसे लास्ट में जैसे ही फिल करेंगे तो सारी सूचनाएं एक साथ फिल करने के बाद में एक साथ सेव करना है, ना कि अलग अलग। ये सारी सूचनाएं भर देने के बाद में आप जैसे सेव बटन पे क्लिक करेंगे आपकी सूचनाएं अपडेट हो जाएंगी। इसके बाद में हम चलेंगे नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद में ये जो आपकी प्रशैक्षणिक योग्यता जो है उनकी सूचना आपको यहाँ पे भरनी है। वो किस तरह से भरेंगे देखिए, अगर बीएसटीसी कर रखा है तो आपको यहाँ पे जैसे डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपके यहाँ पे फिर से परीक्षा का स्तर सिलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। ये देखिए बीएसटीसी वालों के लिए DELED आता है, ये आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में रेगुलर मोड, अगर आपने बीएड कर रखा है तो बीएड के लिए आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन पे क्लिक करना पड़ेगा, इसी के अंदर बीएड का ऑप्शन आएगा। ये जैसे यहाँ से बीएड ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद ये देखिए बीएड बीपीएड सारे आ गए, तो यहाँ से बीएड आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसी तरह से रेगुलर, इसके बाद बीएड का जो आपकी मार्कशीट है उसका रोल नंबर आपको यहाँ से फिल करना है। जिस भी विश्वविद्यालय से आपने सिलेक्ट किया उसका नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद अगर राजस्थान से किए तो राजस्थान और अदर से किए तो अदर। इसके बाद में आपको यहाँ से सूचनाएं भरनी है कि उत्तीर्ण करने का दिनांक, आपको जिस दिन आपकी वो जो बीएड की मार्कशीट या बीएसटीसी की मार्कशीट है उस पर आपके यहाँ पे उत्तीर्ण करने की दिनांक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद टोटल कितने नंबर के पेपर हुआ था, उसमें से आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, जैसे ये दोनों सूचनाएं भरेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे भर दिए 2200, जैसे मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा यहाँ पे मैं भरूंगा कि आपने 2200 में कितने नंबर आए, तो ये मैं सूचनाएं जैसे भरूंगा। नेक्स्ट इस पे ग्रेड अपन सेलेक्ट कर लेंगे जो भी है। इसके बाद सेलेक्ट मीडियम, हिंदी या अंग्रेजी मीडियम जिससे आपने परीक्षा पास की है। इसके बाद में ऐच्छिक विषय, यानी जो भी आपके बीएड के अंदर विषय थे वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, एक विषय यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और दूसरा, अब नेक्स्ट पेज पे क्या क्लिक करना है, इसमें आप RSCIT वाली सूचना आप यहाँ से भरेंगे। यहाँ से RSCIT, तो इसमें क्या सिलेक्ट करेंगे, डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा, ये जैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ से अपन सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए RSCIT वाली सूचना यहाँ से भर देनी है। RSCIT सभी टीचरों को करना भी अनिवार्य है और वो सूचना आपको यहाँ से भर देनी है। रोल नंबर आपको यहाँ से फिल कर देना है जो भी हो। इसके बाद में बोर्ड VMOU करवाता है अपने RSCIT का। इसके बाद उत्तीर्ण करने की दिनांक आपको यहाँ से फिल कर देनी है। इसके बाद में जो समस्या वाली बात है वो मैं बता देता हूँ कहाँ समस्या आएगी। यहाँ से जैसे दिनांक सेलेक्ट करें, यहाँ से टोटल मार्क्स, यानी इसमें आपको टोटल मार्क्स के अंदर अगर सही सही आपको आ रही है परसेंटेज, लेकिन इसकी परसेंटेज पॉइंटों में आती है तो पॉइंटों वाली परसेंटेज आप यहाँ से फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, टोटल नंबर 35 नंबर का पेपर होता है, उसमें से आपको कितने नंबर प्राप्त हुए, 35 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आप 25 होते हैं, 25 नंबर का पेपर होता है।
जैसे 25, उसमें से आपको कितने प्राप्त हुए? 25 में से मेरे को 21 प्राप्त हुए, तो मेरा परसेंटेज है 86 आ जाएगा, 84 आया। तो इस तरह से इसमें परसेंटेज ही आती है 86। तो आप यहाँ से दोनों जगह सूचनाओं की जगह आपको 00 फिल कर देना है। इस तरह से 00 फिल कर देंगे तो सूचना अपने आप अपडेट हो जाएगी। जैसे 00 अपडेट करेंगे तो डिवीजन आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, मीडियम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ये करेंगे सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। सक्सेसफुली आ गया है। इसमें देखो ये एक तक जो सूचना अपन ने नहीं भरी है वो उसका एरर यहाँ पे आ गया कि प्लीज एंटर रिजल्ट डेट। रिजल्ट डेट अपन ने RACAT वाले में नहीं भरी थी, तो रिजल्ट डेट आपको यहाँ से फिल कर देनी है, तो ये सूचना अपडेट हो जाएगी। और सेव एट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद जैसे हम आएंगे, सबसे ज़्यादा जो इशू आ रहा है वो यहीं से आ रहा है कि जैसे हमने ज्वाइन किया वो डेट यहाँ से हमने फिल कर दी, उसके बाद में मध्याह्न पूर्व या मध्याह्न पश्चात ज्वाइन किया है तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में तिथि तक में यहाँ पे डेट आ रहा है, जबकि हम अभी वर्तमान में कार्यरत हैं तो यहाँ से तो कंटिन्यू लिखा हुआ आना चाहिए। यही समस्या सबसे ज़्यादा परेशान करी है। तो इसके लिए सीधा सा मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है। नीचे जाना है, इस पेज के अंदर सबसे नीचे जाना है और ये सूचनाएं आपके भरी हुई हैं। देखो 19/2/2020 19 को आपने ज्वाइन किया है और यहाँ से आपको ये देखो कंटिन्यू लिखा हुआ आ रहा है। अगर कोई सूचना आपको, ये सूचना पहले तो आपको चेक कर लेनी है। तो उसके बाद में जैसे अपन आएंगे, ये एडिट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से वापस ऊपर जाना है आपको और ये यहाँ से मध्याह्न पूर्व अभी देखो तिथि तक ही लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ तक फिर से वही डेट वाला कॉलम आ रहा है। अगर एडिट करने के बाद में आपके नहीं होता है, एक बार फिर से एडिट करके आप चेक कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं होता है तो दूसरा ऑप्शन मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है। ये देखिए फिर से तिथि तक में वही कैलेंडर आ रहा है, तो अब आपको यहाँ से सूचनाएं अपडेट करने के लिए करना क्या होगा, जो ये सूचना नीचे भरी हुई है यहाँ से आना है और इसको डिलीट कर देना है आपको। इसको आपको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है और नए सिरे से फिर से आपको सूचना भरनी है। जैसे हम यहाँ से डिलीट करेंगे, ये सूचना हमने डिलीट कर दी है और इसको डिलीट करते ही हम ये देखो कंटिन्यू, वो अपने ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंटिन्यू लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, इसके बाद ये सारी सूचनाएं आपको भर देनी है। जिला आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में आपको यहाँ से ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है। ये कार्य व्यक्ति दिनांक, यहाँ से आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि अभी वर्तमान में आप कंटिन्यू कर रहे हैं, जो नौकरी अभी चल रही है आपकी, तो यहाँ से कुछ नहीं सिलेक्ट कर लेना है। विद्यालय का प्रकार आपको डाइट है, GSS है, GPUS है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में विद्यालय में आपके विद्यालय का नाम व स्थान वो यहाँ से आ जाएगा। फिर यहाँ से ग्राम पंचायत आपको सिलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी ग्राम पंचायत आपको लगती है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर राजस्व ग्राम आपको सिलेक्ट कर लेना है, जिस राजस्व ग्राम में आपके विद्यालय अवस्थित है। इसके बाद मूल पद ये आपसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके लागू होता है। इसके बाद में जैसे थर्ड ग्रेड लेवल 1 के अलावा कोई और सिलेक्ट करते हैं तो ये हाईलाइट हो जाएगा। जैसे मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे मैंने ये सेकंड ग्रेड सिलेक्ट किया, यहाँ से सब्जेक्ट वाला ऑप्शन हाईलाइट हो गया। अब यहाँ से अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं अगर थर्ड ग्रेड लेवल 1 नहीं है तो। इसके बाद
आपको विद्यालय का स्वीकृत पद जिस पर आप कार्यरत है, यानी आपका विद्यालय का पद जिस पर आप फिलहाल कार्यरत है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ से लेवल 1 है 3rd ग्रेड, तो आपको ये मूल विषय वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। अगर हो 2nd ग्रेड या लेवल 2nd या 1st ग्रेड है तो ये आपको यहाँ से सब्जेक्ट भी चूज करना पड़ेगा। इसके बाद में विद्यालय की स्थिति यानी ग्रामीण है या शहरी, वो आपको यहाँ से ग्रामीण है तो रूरल सेलेक्ट कर लेना है, शहरी है तो अर्बन। इसके बाद पदस्थापन का प्रकार आपको सीधी भर्ती आरपीएससी द्वारा है या नॉन आरपीएससी है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में अगर सीधी भर्ती द्वारा आए हैं तो आपके आदेश क्रमांक होंगे, वो आदेश क्रमांक और आदेश क्रमांक की दिनांक, यानी आपके ज्वाइनिंग के आदेश आए होंगे, वो आदेश के क्रमांक और आदेश दिनांक आपको यहाँ से भरना सूचना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टार मार्क लगा इनके अभाव में आपका प्रपत्र 10 नहीं भरा जाएगा। इसके बाद में ये ऑप्शनल है, ये भरना चाहो तो आप भर सकते हो। इसके बाद में आपकी कैटेगरी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में यदि सीधी भर्ती से नियुक्त है तो स्थायीकरण विवरण। स्थायीकरण आपकी ज्वाइनिंग के पूरे 2 साल के बाद में आपका स्थायीकरण हो जाता है। इसमें आपको वो आदेश वाला दिनांक नहीं लिखना है, आपको सीधा 2 साल, जैसे 4/10/2017 को मेरी पोस्टिंग हुई तो 4/10/2019 को मेरा स्थायीकरण हो जाएगा, भले ही उसका स्थायीकरण के आदेश बाद में आए हो, स्थायीकरण की सूचना बाद में आई हो, लेकिन मेरे को आपको मेरा जैसे 4/10/2017 की ज्वाइनिंग है तो 4/10/2019 की सूचना में स्थायीकरण दिनांक यहाँ पे फिल करूँगा 2 साल के बाद में। इसके बाद में आपको स्थायीकरण के आदेश क्रमांक, इसके बाद आपका जब भी स्थायीकरण के आदेश आएंगे उसका आदेश क्रमांक और जिस दिन आदेश क्रमांक आए आदेश आया है वो दिनांक आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। इसके बाद में यदि सीधी भर्ती से नियुक्त वेतन के नियमितीकरण का विवरण आपको यहाँ से दिनांक और आदेश क्रमांक के साथ में आपको यहाँ से फिल कर देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में अगर आप पदोन्नति के लिए विवरण, पदोन्नति का त्याग करते हैं यानी पदोन्नति नहीं करवाना चाहते तो हाँ क्लिक कर देना है। और पदोन्नति की योग्यता रखते हैं यानी आपने पदोन्नति की सारी अर्हताएं या सारी योग्यताएं पूरी कर ली हैं तो आपको हाँ पे क्लिक करना है। हाँ पे क्लिक करने के बाद भी जिस भी पद, देखो मैं बता देता हूँ आपको कि किस तरह से इसमें सूचनाएं फिल करनी है। जैसे हम इसको यस करेंगे, पदोन्नति की योग्यता के विषय यहाँ से सिलेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड जो भी होंगे या लेवल 2nd होंगे तो यहाँ से आपका विषय लागू हो जाएगा। और हाँ, पदोन्नति विषय की विभागीय वरिष्ठता का निर्धारण हो चुका है, यानी आपकी लिस्ट आ चुकी है पदोन्नति के लिए, तो उसके लिए हाँ कर देना है। और ये देखिए फिर पदोन्नति के विभागीय मिश्रित वरिष्ठता का विवरण, यानी किस स्तर पे आपका स्तर आया, आपकी जो रैंक आई है पदोन्नति के लिए जिला स्तर पर या संभाग स्तर पर या राज्य स्तर पे, वो आपको क्रमांक और उस वर्ष को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से वर्ष से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से वो क्रमांक, जिस क्रमांक पर आपका पदोन्नति का क्रमांक नंबर है वो आपको यहाँ से फिल कर देना है और यहाँ से सेव कर देना है। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट सूचना अपन भरेंगे इसके अंदर एसीपी और 6D वाली, कि एसीपी 9 साल के बाद में लागू होता है कार्मिक के। एसीपी जैसे आप 9 साल की सर्विस पूरी कर लेंगे उसके बाद में आपको प्रथम एसीपी लागू होगी, 18 साल पे द्वितीय एसीपी लागू होगी और 27 साल पे, यानी हर 9 साल के बाद में, सर्विस के 9 साल के बाद में एक एसीपी लागू हो जाती है। जो भी एसीपी आपके लागू हो उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और एसीपी का दिनांक जिस दिन लागू हो, 9 साल जहाँ कंप्लीट हो जाए वो दिनांक आपको यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद में एसीपी की जो प्राप्तियां हैं वो आपको मिली हैं, या ये पदोन्नति समझ लो कि 9 साल के बाद में आप
थर्ड ग्रेड है तो एक सेकंड ग्रेड टीचर के लेवल के टीचर हो जाते हो, अगर सेकंड ग्रेड है तो फर्स्ट ग्रेड 9 साल के बाद में। इस तरह से होता है। तो ये आपकी एसीपी लागू होगी। उसके बाद सेव कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद में अपन सूचना भरेंगे 6D वाली, यानी 6D के तहत आपका तबादला हुआ है तो वो सूचना आपको यहाँ से हाँ करके और 6D की सूचना आपको भर देनी है। अगर नहीं हुआ तो नहीं में 6D का जो आदेश क्रमांक है वो आपको यहाँ पे फिल करना है और 6D की चयन दिनांक आपको यहाँ पे सूचना अपडेट कर देनी है, और नहीं हुआ तो नहीं पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन जो वेतन आयोग कौन सा चल रहा है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। 7th वेतन आयोग चल रहा है। आपका मूल वेतन और आगामी वेतन वृद्धि दिनांक, यानी 1 जुलाई को इंक्रीमेंट आपके लागू होता है तो वो आपको स्थायीकरण के बाद। इसके बाद ग्रेड पे आपका जो एल जिसमें भी आता है, थर्ड ग्रेड L10 में आता है तो L10 आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। स्थायीकरण के बाद में आगामी वेतन वृद्धि दिनांक हर 1 जुलाई को, अब 1 जुलाई को आपका जो इंक्रीमेंट वो लागू होता है। तो जैसे ये वर्तमान सत्र 2020 चल रहा है तो 2021 का 1 जुलाई 2021 का आगामी वेतन दिनांक आ जाएगी और 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ से अपनी बैंक की सूचना आपको यहाँ से भर देनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने परिवार की सूचना आपको यहाँ से, जैसे परिवार के सदस्यों के नाम लिखेंगे, जैसे मैं पिताजी का नाम लिख देता हूँ। उसके बाद में कर्मचारी से संबंध क्या है, तो पिताजी हैं, पिता में सेलेक्ट कर लेता हूँ। पिताजी का ये मेल हो गया। इसके बाद में ये देखिए सूचनाएं दिख नहीं रही हैं तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सेलेक्ट कर लेना है सीधा व्यवसाय। इसके बाद में विवाहित, तो विवाहित हैं। इसके बाद में पिताजी की जन्म दिनांक आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। यदि पिताजी दिव्यांग है तो दिव्यांग वाला कॉलम को यहाँ से टिक मार्क कर देना है। जैसे टिक मार्क पे क्लिक करेंगे दिव्यांगता का प्रकार आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद में दिव्यांगता का प्रतिशत कितना, यानी कितने प्रतिशत है वो आपको यहाँ पे, जो भी प्रतिशत हो 40-50 वो आपको यहाँ से एंटर कर देना है। इसके बाद में मेडिकल बोर्ड द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया है उसकी आपको यहाँ पे दिनांक लिखनी है। इसके बाद में कोई और गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो आपको यहाँ से करना है। इसके बाद में नेक्स्ट अपनी माता जी का नाम लिखेंगे तो ऐड न्यू और क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद में ये सारी सूचना भरने के बाद में ऐड न्यू आएगा। ये देखो प्लीज एंटर DOB, ये एक एरर आ गया है। इसके अलावा जितने भी अपने परिवार के सदस्य करते हैं एक एक की सूचना भरते जाना है पूरी पूरी और ऐड न्यू करते जाना है तो नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपका कार्मिक का स्थायी निवास, मूल निवास जहाँ का है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको ये पूरा का पूरा आपको मूल निवास और वर्तमान निवास जहाँ आपकी पोस्टिंग है, यदि गांव में ही है तो ये सेम एड्रेस हो जाएंगे दोनों के दोनों, और अगर आपकी पोस्टिंग कहीं और है और मूल निवास कोई अलग है तो दोनों सूचनाएं अलग अलग आपको यहाँ पे भरनी है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपकी ट्रेनिंग की डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। जो भी ट्रेनिंग आपकी की हुई है, जैसे निष्ठा की हुई है तो वो आपको यहाँ से भरनी है। किस तारीख से किस तारीख तक आपकी जो ट्रेनिंग वो जो हुई है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है।
तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। कितने दिन की थी वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यानी शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रशिक्षक जो भी आप थे वो यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेना है। ये इसके बाद में जिसने भी ये आयोजन करवाया था उनका आपको कर देना है। जैसे ISIQU ने करवाया था निष्ठा का, इसके अलावा प्रशिक्षण का आयोजन करता समग्र शिक्षा वालों ने करवाया था। इसके बाद आपको ग्रेडिंग क्या प्राप्त हुआ, ये जितनी भी आपकी ट्रेनिंग है वो कर करके यहाँ से सेव पे क्लिक करते जाएंगे और नेक्स्ट होती जाएगी और फाइनली ये आपका पूरा डाटा फिल हो गया है। इसके बाद में गो नेक्स्ट टीचर पे किसी और टीचर का आपकी सूचनाएं भरनी है। इसी तरह ये सूचना जैसे भरेंगे ये इस तरह से यस यस वाई 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 लिखा हुआ आ जाएगा, यानी आपने सारी सूचनाएं सही सही फिल कर दी है। इसके अलावा और कोई फिर भी कोई समस्या रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं तुरंत उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।